नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में और भारत के इतिहास के साक्ष्य स्रोतों के बारे में देखने वाले हैं जो बीए फर्स्ट ईयर में आपके आते हैं। और हम क्या करेंगे, पूरे भारत के इतिहास की श्रृंखला बनाएंगे जो आपके बीए में काम आएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं साहित्यिक देखिए, यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों की बात करें तो उसे दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो दो भाग है, देखिए। सबसे पहले हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पहला है साहित्यिक साधन और उसके बाद में है पुरातात्विक साधन। ठीक है, यानी कि एक तो है साहित्यिक साधनों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है और दूसरा है पुरातात्विक साधनों से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए, सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर है श्रुति यानी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग, फिर है स्मृति जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आती है। लौकिक साहित्यों में विदेशी विवरण आते हैं, जीवनियाँ आती है और ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। आगे हम थोड़ी एंट्रो की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंट्रो ही है ये। आगे है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, तो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करते हैं और स्मारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन भारत में और क्या क्या पढ़ने योग्य है, तो इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये सब पढ़ने योग्य हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि ये पुरालेखा विद्या क्या है। ठीक है, इपियोग्राफी क्या है। ठीक है, देखिए पुरालेखा विद्या क्या है। पुरालेखा विद्या के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है और इन अभिलेखों को प्राचीन इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों में माना जाता है। और ये अभिलेख निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला है पाषाण फलकों पर यानी पत्थरों पर शिलाओं पर लिखे जो लेख थे ना, वो पाषाण फलक कहलाते हैं। और आगे है धातु के प्लेटों पर लिखवाए गए लेख, स्तंभ एवं गुफाओं की दीवारों पर लिखवाए गए लेख। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए। ठीक है, शिलाओं को काट के उनको सपाट करके लिखवाए गए जो लेख थे ना, उनको शिलालेख कहते हैं। समुद्रगुप्त तथा रुद्रदमन प्रथम के स्तंभ लेख, मंदसौर के ताम्रपट, गोरखपुर जिले का सोहगोरा पट, महेंद्र वर्मन का आईहोल अभिलेख और चोल शासकों के उत्तरामेरु अभिलेख। ठीक है, तो ये प्रमुख अभिलेख थे और आप इनको अभिलेखों की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मुद्रा शास्त्र के बारे में। मुद्रा शास्त्र क्या होता है कि इसके अंतर्गत सोने, चांदी, तांबे तथा अन्य धातु से बने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों के द्वारा उस काल की आर्थिक स्थिति पता लगी जा सकती है एवं कालक्रम संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र यानी कि किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, कालक्रम संबंधित स्थिति को जानना, वो मुद्रा शास्त्र में आता है। ठीक है, पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्व है। ठीक है, इसके अंतर्गत अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जैसे इमारतें, स्मारक, बर्तन, मिट्टी के पात्र, मोहरे, कंकाल अवशेष आदि। उदाहरण के लिए अजंता एवं एलोरा के पत्थरों में तराशे मंदिरों एवं उनकी मूर्तियों व चित्र से उस काल की कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत देखिए अभिलेखों के बारे में अभी हमने पढ़ा।
ठीक है, वो थे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक ग्रंथ है, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं? धार्मिक साहित्यों में मेन रूप से क्या क्या आता है? धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। ठीक है, वेद क्या होते हैं? अब देखो, वेद, ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। आप सभी को पता होगा, आप सभी को विदित है, वेद 4 होते हैं। आगे हम पढ़ लेंगे कौन कौन से है, लेकिन आप एक बार रिवीजन कर लीजिए कि वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। आगे है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद बृहदारण्य तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित और उसके पुत्र जन्मेजय तथा पाश्चात्यकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषद में किया गया है। आगे हम देखते हैं रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत से प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन भारत के राज्यवर्धन एवं राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और आगे है पुराण। पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना का श्रेय लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्व को दिया जाता है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। ठीक है, आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में ये परीक्षा के एक दिन पहले जो आपको लिया जाने वाला डोज है वो मैं आपको प्रदान कर रही हूँ, तो जरूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, जिनमें ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्य अभिषेक तथा अन्य राजाओं महाराजाओं के अभिषेकों का ज्ञान प्राप्त होता है। स्मृतियाँ। ठीक है, स्मृतियाँ क्या होती है? स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियाँ प्रसिद्ध है, जो धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार की जाती है। मनुस्मृति, जिसकी रचना संभवतः दूसरी शताब्दी में की गई थी, और आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि मनुस्मृति के जो रचयिता है वो मनु है। ठीक है, तथा सामाजिक अवस्थाओं का भी पता चलता है। किससे? मनुस्मृति से, जिसकी रचना दूसरी शताब्दी में मनु ने की थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ लेंगे। बौद्ध ग्रंथ में भी भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए प्रचुर सामग्रियां निहित है। त्रिपिटक इनका महान ग्रंथ है। सुत्त, विनय तथा अभिधम्म मिलकर त्रिपिटक ग्रंथ बनता है, और इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध एवं उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के विशेष विवरण है। बुद्ध देव के धर्म उपदेश भी इन्हीं त्रिपिटकों में है। त्रिपिटक क्या है? बेसिकली त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सम्मिलित जिस किसी भी व्यक्ति को होना है वो इन सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में सम्मिलित जो भी नियम है उनका पालन करके हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़े। इसके अंतर ये हो गया। बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएं भी हैं, जिनकी संख्या 549 है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं उल्लेखित हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो जातक कथाओं में उल्लेखित है। ठीक है, माना जाता है, मतलब जातक कथाओं में भी ये कथा वर्णित होती है कि भगवान बुद्ध थे वो पिछले जन्म में हिरण के
रूप में थे और हिरण के रूप में उनको भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि भगवान मेरा अगला जन्म कौन सा होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो अगला जन्म है, पूर्व जन्म है, वो इंसान के रूप में होगा और तुम बोधि मानव के रूप में जाने जाओगे। ठीक है, तो ये तक भी उस बौद्ध जो जातक कथाएं हैं उनमें आता है। आगे पढ़ते हम जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जैन ग्रंथ भी अत्यधिक उपयोगी है। यह धार्मिक प्रधानता रखते हैं। इन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, ये पर्वत नहीं, ये पर्व है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मिटा दीजिएगा। परिशिष्ट पर्व विशेष महत्वपूर्ण है। भद्रबाहु चरित्र दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। जो जैन ग्रंथ का है ना, दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र, और पहला कौन सा है? परिशिष्ट पर्व, जिनमें जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध को भी बताया गया है। आगे है विदेशियों के विवरण। ठीक है, विदेशियों के विवरण को देखते हैं। चलिए, विदेशियों के विवरण। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारियाँ मिलती है। यूनान, रोम, चीन, तिब्बत, अरब आदि देशों के विदेशी यात्रियों एवं लेखक ने स्वयं भारत की यात्रा करके भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए यूनानियों के विवरण सिकंदर के पूर्व यानी कि सिकंदर से पहले के तथा उसके समकालीन यानी उसके वर्तमान के तथा उसके पश्चात यानी कि उसके बाद के परिस्थितियों को भी बताते हैं। किसके विवरण? सिकंदर के विवरण। और किन में मिलते हैं? यूनानियों के विवरण में मिलते हैं। यूनानियों ने जो लिखा ना, वो विवरण में मिलते हैं। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद ना हम दूसरी क्लिप है जिसमें हम सेकंड चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। चैप्टर 2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 के बारे में हमने पिछली क्लिप में देखा। ठीक है, अभी हम इस वाली क्लिप के में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, फिर मध्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिक एरा भी कहा जाता है। क्या होता है ये प्रागैतिहासिक काल? देखिए, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत कौन से वो हमने देख लिए। इस विषय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है और प्रागैतिहासिक काल को प्रशस्त युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पत्थर का युग था। ठीक है, और पत्थर के प्रयोग किए जाते थे, पत्थर का उपकरण बनवाए जाते थे। ठीक है, तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें न ही इतिहास की जानकारी मिलती है और न ही उनको पढ़ा गया है। ठीक है, दूसरे हैं प्रागैतिहासिक काल में अर्थ क्या है? दूसरा प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास के से पूर्व का युग। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है? देखिए, समय, ठीक है, समय है प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़े हैं इसमें प्रागैतिहासिक काल का कालक्रम पढ़ लिया। अब प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक कालखंड को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी ये 3 भाग हैं? ठीक है, सबसे पहला है पुरापाषाण काल। ठीक है, जिसको पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज या पुरापाषाण काल। ठीक है, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, मध्यपाषाण काल जिसको मीसोलिथिक एज कहा जाता है और नवपाषाण काल जिसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए,
सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल का कालक्रम है 5 लाख ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक। आखेटक और खाद्य संग्रहण। मानव का जीवन कैसा था? आखेटक यानी कि शिकार करके भोजन ग्रहण करता था, और खाद्य संग्रहण मतलब शिकार करके भोजन ग्रहण करता था ना, उस मांस मज्जे को एकत्रित करता था और अगले दिन के लिए संग्रहित करता था। ठीक है, आगे है मध्यपाषाण काल। 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। पहला है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000, उसके बाद में 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें भी आखेटक और पशु, इसमें आखेटक तो था यानी शिकारी तो था, लेकिन उसके साथ में इसने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो वो होता है मध्यपाषाण काल, इसमें ये अंतर आ गया। नवपाषाण काल में क्या होता है? इसमें 9,000 ईसा पूर्व, इसका कालक्रम 9,000 ईसा पूर्व यानी विश्व में ये माना जाता है, और 7,000 ईसा पूर्व भारत में माना जाता है से 2500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यानी 2,500। इसमें भी खाद्य उत्पादक संग्रहित करता था, खाद्य उत्पादक बनाता भी था, स्थिर जीवन व्यतीत करता था, यानी कि इसमें अपने घर को उसने स्थिर बना दिया, यानी कि झोपड़ियों में रहने लग गया था, ये अपने घरों को बना के रहने लग गया था, समुदाय में रहने लग गया था। ठीक है, यानी कि एक दूसरे लोग हैं वो एकत्रित होके रहने लगे थे, अपने पशुपालन करने लगे थे। ठीक है, और ये सब कार्य होते थे। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की ये विशेषताएं हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुरापाषाण काल को। ठीक है, पुरापाषाण काल की संपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 उपभाग हैं? सबसे पहला उपभाग है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल में सबसे पहला है निम्न पुरापाषाण काल। कौन कौन सा निम्न पुरापाषाण काल देखें? देखिए, निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, हेडिंग लगा लेते हैं इसकी। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था, यानी कि आग ये अपने सादे जीवन में यूज करते थे। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रहण करता था। प्रमुख स्थल, किन किन स्थलों से निम्न पुरापाषाण कालीन मानव के अवशेष मिले हैं? कश्मीर से, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है ना, उससे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सोहन नदी जिसको सिंधु नदी घाटी भी कह सकते हो, कर्नाटक यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में मुख्य औजार कौन कौन से, इनको में ना हेडिंग में लगा लेते हैं। ठीक है, हेडिंग में है पूरा प्रमुख स्थल और आगे है प्रमुख औजार। ठीक है, प्रमुख औजारों में है क्वार्टजाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार जिसको हैंडएक्स भी कहते हैं, और खंडक जिसको गड़ासा भी कहते हैं, क्रॉपर। ठीक है, चॉपर। आगे हम पढ़ते हैं, आगे है मध्यपाषाण काल। ठीक है, बी पर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, देखिए 5 लाख से 50,000, अब 50,000 से 40। ठीक है, ये इस प्रकार। इस काल को फलक संस्कृति, ठीक है, फ्लैग कल्चर भी कहते हैं। आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा था यहाँ पर भी, क्योंकि पुरापाषाण काल में होता था तो ऑब्वियसली मध्यपाषाण काल में भी होने लगा था। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था, यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि पत्थर के बने उपकरण जिनका प्रयोग शिकार करने में किया जाता था और भी अनेक कार्यों में उन औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब आगे हम बात करते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का जो डीडवाना है ना वो वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा और पुरुलिया। ठीक है, प्रमुख औजार मुख्य रूप से कौन कौन से औजार वो अपने प्रयोग में लेते थे? पत्थर की पपड़ियों के बने फलक,
छेदनी और खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे और हथियारों के क्वार्टजाइट के अलावा जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो इनका प्रयोग ना ये मांस मज्जा निकालने में, ठीक है, और घर वर बनाने में और भी अनेक कार्यों में इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, सी पर हेडिंग लगाइए, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और इस काल में होमोसेपियंस, देखिए होमोसेपियंस मानव की प्रथम शाखा थी। प्रथम शाखा मतलब होमोसेपियंस वो थे जो एक गोरिल्ला होता है ना, उनसे मानव की श्रेणी में आने लगे थे और ये जो गोरिल्ला होते थे ना वो पेड़ों पर ज्यादा रहते थे, तो ये पेड़ों से जमीन पर उतरते थे और दोनों हाथों से प्रयोग लेते थे। तो इस काल में होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का जो उदय है ना वो होमोसेपियंस से माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है होमोसेपियंस। इस काल का जो मानव है वो शैलाश्रयों रॉक शेल्टर्स में रहने लगा था। मतलब रॉक शेल्टर्स कैसे कि एक गुफा है, गुफा में एक और गुफा बना के उसके अंदर रहते थे। कौन? मानव। ठीक है, तो उसको शैलाश्रय कहा जाता है। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। अब उन जो ये शैल है इनके ऊपर कुछ भी ऐसे नक्काशी कर दी, कुछ भी ऐसे चित्र बना दिए, तो अभी आज का जो मानव है ना वो ये जानता है कि ये अपनी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं और ये चित्रकारी को जानते हैं, इसलिए इन्होंने चित्रकारी को यहाँ पर बनाया है। और इस काल की जो चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। यानी भीमबेटका की गुफाएं मतलब जो शिलाओं के अंदर गुफाएं बनाई गई, पत्थरों के जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी ना उनके अंदर गुफाएं बनाई गई और उनके अंदर रहते थे, तो रहते रहते वो चित्रकला भी सीख चुके थे। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी, महाराष्ट्र में स्थित बीजापुर और इनाम गांव, और केरल स्थित चित्तूर, और झारखंड में स्थित छोटा गांव का पठार, छोटा नागपुर का पठार। प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? प्रमुख औजारों में है हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षणी और शल्क। ठीक है, तो ये है उच्च पुरापाषाण काल। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पुरापाषाण काल के बारे में बात कर ली जिसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल है ना, इसको 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और इस काल के जो मानव है वो मछली पकड़कर, शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन करते थे। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो इसी के कालक्रम में माना जाता है। ठीक है, यानी कि मानव ने सबसे पहले जो पशुपालन करना सीखा है ना वो मध्य पाषाण काल में किया है। मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे और इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय जो नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश एवं महदहा से स्तंभ भरत के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इस काल के मानवों द्वारा दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राज्य से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का मत है कि मातृदेवी की उपासना, सबसे पहले मातृदेवी की जो उपासना है वो और शवाधान की जो पद्धति है, ठीक है, आपने 12वीं कक्षाओं में, ठीक है, या इससे भी पिछले वाली कक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिनमें शवाधान मातृदेवी के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानकारी ली होगी। तो उनके बारे में जो सबसे पहले इतिहासकारों को मत है वो इसी काल मध्य पाषाण काल में मिलता है, संभवतः इसी काल में प्राप्त हुई थी। आगे हम देखते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। बिहार का पायसरा, मुंगेर राजस्थान का बागोर, ठीक है, पायसरा मुंगेर,
राजस्थान का बागोर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश स्थित सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ और महागढ़, मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़, होशंगाबाद और भीमबेटका भोपाल और बोधोर आदि। ठीक है, ये प्रमुख स्थल है जो मध्य पाषाण काल में प्रयोग में लिए जाते थे मानवों द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं प्रमुख औजार। कौन कौन से ऐसे प्रमुख औजार हैं जो मध्य पाषाण काल में ये प्रयोग में लेते थे। और औजारों में है सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था। इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के बने रहते थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और आपके परीक्षा में पूछा जाता है माइक्रोलिथ से आप क्या समझते हैं। तो छोटे छोटे जो औजार होते थे ना, जिनका प्रयोग वे मध्य पाषाण काल में लिया करते थे, उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, अर्थात लघु पाषाण जिनको भी कहा जा सकता है। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हांसिए एवं आरी आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड और नवचंद्राकार आदि आकार के प्रमुख हथियार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या है। नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 ईसा पूर्व से और भारत के लिए 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाना आदि इस काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये इस काल की विशेषताएं मानी जाती है। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में मिट्टी के बने बर्तनों, जिनको मृद भांड भी कहा जाता है, का प्रयोग और उनमें विविधता मिलती है। ठीक है, और इस काल में क्या मिलता है। इस काल में मिट्टी के बर्तन तो मिलते ही हैं। ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में मिलता है। यानी कि ये ना स्थिर रूप से ग्राम जीवन को जी रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, खेती कर रहे थे, एक जगह पर रह रहे थे और समुदाय में रह रहे थे। ठीक है, तो ये ग्राम व्यवस्था का जीवन जी रहे थे और संभवतः इसी काल में ये हुआ था, और अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रह रहा था। ठीक है, इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडे से बनाया जाता था। जो सरकंडे की लकड़ियां होती थी ना, जिसे आज तीलियां होती है ना, माचिस की तीलियां, उनको बनाने में यूज में लिया जाता है। तो सरकंडे की लकड़ियों को घर बनाने में यूज किया जाता था और गोलाकार शेप और आयताकार शेप देते थे अपने घरों को। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। देखिए, इम्पोर्टेंट है कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया। तो सबसे पहला अनाज कौन सा था? जौ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा जो इलाहाबाद में स्थित है वर्तमान में, से 6000 ईसा पूर्व के चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। क्योंकि हालांकि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सिंचित जल है, वो पहले से ही आता रहा है। ठीक है, तो सिंचाई के कारण वहाँ पर चावल के साक्ष्य अधिक मिले हैं। वरना अगर हम देखें तो ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में ही इनका विस्तार रहा है। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास, गड्ढा रूपी घर, हड्डी के औजार आदि मिले हैं। साथ ही कब्रों में मालिक के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, और क्या किया जाता था? और पालतू सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को भी पालतू बनाया जाता था। ठीक है, ये कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? ये नवपाषाण काल है। और नवपाषाण काल में कुत्तों को सर्वप्रथम, मतलब अभी जो मैंने जो भी बातें कही ना, वो नवपाषाण काल में की जाती थी। सर्वप्रथम बिहार के चिरंद
जिसे सारण कहते हैं, से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने उपकरण मिले हैं। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। कर्नाटक के पिकलीहट से राख के ढेर तथा निवास स्थान मिले हैं। यहाँ के निवासी पशुपालन करते थे। और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, प्रमुख स्थल कौन कौन से नवपाषाण काल में मानव ने जहाँ जहाँ निवास किया वो कौन कौन से स्थल थे। सरुतरु और मारकडोला जो असम में है, उतनूर जो आंध्र प्रदेश में है, चिरांद सेनुआर जो बिहार में है, बुर्ज होम गुफकराल कश्मीर में है, कोल्डी हवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में है, पेयपल्ली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी कोडक्कल पिकनीहल हल्लूर मस्की संगेनकुल्लू कर्नाटक में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ से प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस क्लिप में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।